हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल फॉरगॉटन हिस्ट्री ऑफ इंडिया में। दोस्तों, आज से हम इंडियन हिस्ट्री की एक नई सीरीज़ लेके आ रहे हैं जिसमें हम मॉडर्न हिस्ट्री के सारे लेक्चर्स कवर करेंगे, राइट फ्रॉम द एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, मतलब भारत में यूरोपियन शक्तियों के आगमन से लेकर भारत की आज़ादी तक 1947 तक सारे लेक्चर सीरीज़ में आपके आगे लाने का प्रयास करूँगा। तो आप मेरे साथ बने रहिए और मेरी आपसे सिर्फ एक ही अपेक्षा रहेगी कि आप जो भी मैं लेक्चर्स आपको पढ़ा रहा हूँ वो आप एक बार देखिए, और इसके अलावा आप खुद से भी कोई भी रेफरेंस बुक जो है वो रेफ़र करके पढ़ाई कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज बात करते हैं भारत में यूरोपीय शक्ति का आगमन, ठीक है, यानी कि एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया। ठीक, ये वास्को डी गामा की पिक है। जैसे कि आप सभी को पता है कि भारत में सबसे पहले पोर्चुगीज़ आए और जो पुर्तगाली थे, है ना, तो ये पुर्तगाली में ये फेमस पुर्तगाली हैं वास्को डी गामा। इनके बारे में अब हम सब्सिक्वेंटली यानी कि आने वाली स्लाइड्स में इनके बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ऐसा हम सभी को विदित है, यानी कि हम सभी को पता है कि ऐसा नहीं है कि यूरोपियंस के साथ हमारा जो पहला एनकाउंटर है वो वास्को डी गामा के भारत आने के बाद ही हुआ। जैसा कि हम बहुत पहले से जानते हैं कि हमारा यूरोपियंस के साथ हमेशा से कोई ना कोई व्यापारिक रिश्ते रहे ही हैं। ठीक है, जैसे कि अब आपने पढ़ा होगा कि हम लोग जो हैं, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग हैं, अगर आप नहीं जानते तो ये बात आप जान लीजिए कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग या इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग हैं, उन्होंने सबसे पहले कॉटन जो पूरे वर्ल्ड में इंट्रोड्यूस किया वो एक्चुअल में सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने ही किया, है ना। तो जो कॉटन यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ तो धीरे धीरे कपड़ा चल के भाई यूरोप तक भी जाएगा, और भी जो सिविलाइजेशन एशिया की थी वहाँ पे भी गया। और जैसे कि हमने पढ़ा है कि उनका व्यापार जो है आपस में होता था। एंशंट इंडिया में आपने पक्का कहीं ना कहीं पढ़ा ही होगा। तो ऐसा नहीं था कि यूरोपियंस का पहली बार जो इंटरेक्शन इंडियन के साथ हुआ वो वास्को डी गामा के आने पर ही हुआ, नहीं, हमारा पहले से भी इंटरेक्शन था। तो जो पहला पॉइंट जो मैंने इसमें लिखा है कि इंडिया हैज़ एन कमर्शियल कॉन्टैक्ट विद द यूरोपियन कंट्रीज फ्रॉम द टाइम इमेमोरियल, मतलब हमारा बहुत अरसे से उनके साथ व्यापारिक रिश्ते रहे हैं। और अलेक्जेंडर द ग्रेट की कहानी को कौन नहीं जानता कि अलेक्जेंडर यूरोप से जीतता हुआ आएगा और इंडिया में पोरस जो है वो अलेक्जेंडर को हरा देंगे। हालांकि थोड़ा डिबेटेबल है, लोग कहते हैं कि पोरस अलेक्जेंडर ने पोरस को हरा दिया था, खैर बट ऐसा नहीं है। बट जो बैटल हुआ था अलेक्जेंडर और पोरस का, उसका नाम एक बार याद रखना, मतलब मुझे लगता है थोड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर आप याद रखें तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसे बैटल ऑफ हाइडेस्पास बोलते हैं, ठीक है, वो आप बिल्कुल याद रखें। कहीं ना कहीं कभी आपसे पूछ लिया जाए तो इन दैट केस आई थिंक आपको पता होना चाहिए कि किसको बैटल ऑफ हाइडेस्पास बोलते हैं, ठीक है, जो अलेक्जेंडर का पोरस के साथ युद्ध हुआ जिसमें पोरस ने अलेक्जेंडर को हरा दिया। हालांकि थोड़ा डिबेटेबल है बट ऐसे याद रखें। तो अब था तो अल्टीमेटली जो अलेक्जेंडर था भाई वो था तो यूरोपियन ही ना, तो इस तरीके से यूरोपियन के साथ हमारा बहुत पुराने रिश्ते रहे हैं। तीसरा पॉइंट है कि देयर वर अ ग्रेट डिमांड ऑफ इंडियन गुड्स। अच्छा, इसके अलावा जो इंडियन गुड्स थे, जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि जो हमारा वो था सिल्क की यूरोप में बहुत डिमांड हुआ करती थी, मतलब इतनी डिमांड होती थी इसका कोई जवाब नहीं। अच्छा, ये जो जब आप पढ़ोगे सब्सिक्वेंट ईयर्स में, यानी कि जब ब्रिटिशर्स भारत के ऊपर पूरे तरीके से कब्जा कर लेंगे तो ब्रिटिशर्स एक एक्ट पास करेंगे, है ना। वो एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, उस एक्ट का भी नाम आप याद रखें तो ज़्यादा बेटर है। हालांकि आगे आने वाले लेक्चर्स में मैं उस एक्ट के बारे में आपको ज़्यादा बेटर तरीके से पढ़ाऊंगा, बट यहाँ अगर आप उसका नाम याद रखते हैं तो भी स्टिल इट्स गुड। उसका नाम था कैलिको एक्ट। मैं यहाँ लिख देता हूँ उसे, यहीं लिख देता हूँ, कैलिको एक्ट, है ना। वो कैलिको एक्ट ब्रिटिशर्स इसी वजह से लेके आते हैं कि जो इंडियन कपड़ा जो था उसे वो यूरोप जाने के ऊपर एक तरीके से प्रतिबंधित कर देते हैं, उसके ऊपर बहुत सारे हैवी ड्यूटीज़ और टैक्सेस वगैरह लगा देते हैं, जिससे कि जो इंडियन कपड़ा है वो कंपैरेटिवली सस्ता रहे, है ना। इसके अलावा भाई ये पूरी दुनिया जानती है कि इंडिया अपने मसालों के लिए पूरे वर्ल्ड में फेमस था, फिर वो चाहे काली मिर्च हो, इलायची, लौंग, अदरक और कोकोनट वगैरह, उन सारी चीज़ों के लिए। तो मेरा कहने का यहाँ मतलब ये है कि मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि यूरोपियंस के साथ हमारा जो पहला जो वो था इंटरेक्शन वो बहुत पुराने वक्त से था। ऐसा नहीं था कि सिर्फ वास्को डी गामा के आने से ही हमारा इंटरेक्शन होगा, बट अब कहानी यहाँ से आगे कहानी होगी वास्को डी गामा के इंडिया आने और इंडिया में आकर व्यापार करने से। देखो, ये एक मैप है, बिल्कुल याद रखना है। 1400 अराउंड 1460s के अराउंड की बात है, 1460 के अराउंड की बात है। एक पुर्तगाली राजा हुए थे जिन्हें नेविगेटर कहा जाता है ना।
1454 में वो प्रिंस हेनरी नाम था बच्चों उनका, है ना। तो प्रिंस हेनरी वो राजा हुए जो काफ़ी ज़्यादा, और प्रिंस हेनरी कहाँ के राजा थे? पुर्तगाल के, ठीक है। और ये पुर्तगाल के बगल में बच्चों ये जो है यहाँ पे मेरा जहाँ पॉइंटर है ये है स्पेन, ठीक। तो पुर्तगाल के राजा जो थे प्रिंस हेनरी, ही वाज नोन एज एन नेविगेटर। उन्हें नेविगेटर कहा जाता था जस्ट बिकॉज के वो बहुत ज़्यादा एक एडवेंचरस किस्म के व्यक्ति थे। तो 1460 में उनकी बड़ी इच्छा थी कि ईस्ट के बारे में उन्हें जानना था, है ना। तो उन्होंने काफ़ी अपने जीवन काल में कोशिश करी, पर ऐसा संभव हो नहीं पाया और वो अपने जीवन काल में ईस्ट के बारे में ज़्यादा जान पाए नहीं। बट हुआ ये कि 1497 में 1497 में एक बच्चों ट्रीटी पास होती है, और वो ट्रीटी किस किस के बीच होती है? वो स्पेन और पुर्तगाल, ये दोनों पास पास के कंट्रीज हैं, इनके बीच में होती है। उसका नाम था ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिलियस, यानी टॉर्डेसिलियस की संधि, ठीक है। टॉर्डेसिलियस, सॉरी स्पेलिंग गलत होगी, मैं सही कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। नाम था ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिलियस, यानी टॉर्डेसिलियस की संधि। अब टॉर्डेसिलियस की संधि में क्या हुआ, थोड़ा स्पेलिंग गड़बड़ हो सकती है। टॉर्डेसिलियस की संधि में बच्चों ऐसा हुआ कि पुर्तगाल जो था उसने क्या किया कि वास्को डी गामा, ये जो केप ऑफ गुड होप है, इसके जितने भी ईस्ट में चीज़ें होंगी उनके ऊपर, ये जो ईस्ट में जो चीज़ें हो रही हैं ना, इनके ऊपर तो सब के ऊपर, चाहे वो इंडिया हो या और भी फर्दर इंडोनेशिया वगैरह हो, उनके ऊपर तो पुर्तगाल जाएगा, मतलब उनके ऊपर राज करने का अधिकार पुर्तगाल को होगा। और जो भी इसके वेस्ट में है उन सब के ऊपर स्पेन को अधिकार होगा। तो अगर आप थोड़ा हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ हैं वो उनमें आज भी जो स्पेनिश आपको मिलता है कॉलोनियल हैंगओवर, वो उसी वजह से है क्योंकि वो ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिलियस की वजह से हुआ था। ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिलियस हुई कब थी? 1498 में, 1498 में या 1498 में ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिलियस यानी कि टॉर्डेसिलियस की संधि हुई थी, जो कि बहुत इजी है, याद रखनी है कि टॉर्डेसिलियस की संधि के बाद पुर्तगाल ने फोकस किया ईस्ट की तरफ केप ऑफ गुड होप के, और जो हमारे स्पेनिश लोग थे उन्होंने केप ऑफ गुड होप के वेस्ट की तरफ, और केप ऑफ गुड होप ये रहा बच्चों, है ना, सिंपल। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा अब इसमें क्या है कि पोर्चुगीज सबसे पहले जो इंडिया में आए वो थे पुर्तगाली या पोर्चुगीज़, ठीक है। अब होगा क्या कि जैसे ही ये केप ऑफ गुड होप का रास्ता ओपन होगा बच्चों, तो केप ऑफ गुड होप के रास्ते के ओपन होते एक पहला व्यक्ति जो इंडिया आएगा, ही वाज वास्को डी गामा, जिनको शायद किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। 1498 में इंडिया आए और उस वक्त वो कालीकट आए बच्चों। ये अगर मैं इंडिया का मैप ड्रॉ करूँ तो कालीकट यहाँ है ना, जैसे कि आप सभी को पता है केरल में है कालीकट। तो सबसे पहले वो कालीकट आए और कालीकट के जो लोकल रूलर थे उनका नाम था जेमोरिन। ये लिखा भी हुआ है, आप अपनी स्क्रीन पे पढ़ भी पा रहे होगे। तो जेमोरिन ने उनका बहुत स्वागत किया वास्को डी गामा का, जो बड़ा अनएक्सपेक्टेड था हालांकि, बट तब भी वास्को डी गामा का बहुत ज़्यादा स्वागत हुआ। और इसकी वजह से धीरे धीरे करके, हालांकि वास्को डी गामा ऐसा बोलते हैं कि वास्को डी गामा यहाँ मतलब सक्सेसफुल ट्रिप के बाद काफ़ी सारा मसाला और वो सारी चीज़ें लेकर वापस चला गया और उसने अपने ट्रिप का 10 गुने से ज़्यादा अब जो है प्रॉफिट कमाया। और जब ये यहाँ से लेके गया, मतलब वास्को डी गामा जब यहाँ से अपने स्पाइसेस और ये मसाले वगैरह लेके गया बच्चों, तो हुआ ये था कि इससे पहले क्या होता था कि यूरोपियंस को मसाले यानी कि स्पेशली जो काली मिर्च है, ब्लैक पेपर, उसके लिए उनको करना क्या पड़ता था, जो भी अरेबियन लोग हुआ करते थे, अरेबियन मर्चेंट्स, उनसे ना काफ़ी सारी चीज़ें खरीदनी पड़ती थी और स्पेशली ब्लैक पेपर, और उसके लिए उन्हें 10 गुना से ज़्यादा पैसा देना पड़ता था। अब आप सोच के देखो, 10 गुना से ज़्यादा उन्हें पैसा देना पड़ता है और एक तरफ वो सीधे ही डायरेक्ट सोर्स से खरीद सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने धीरे धीरे करके ये जो अरेबिक यानी कि जो अरेबियन ट्रेडर्स हुआ करते थे उनको बाईपास करना चालू किया इस ट्रीटी के बाद। अच्छा एक और बात जो मैं आपको बताना भूल गया वो मैं बता देता हूँ, एक सेकेंड पीछे वाली स्लाइड पे चलते हैं। देखिए बच्चों, अब ये तो था, मतलब ये तो पूरा मैप जो आपकी आंखों के सामने बना हुआ है, ये तो पुर्तगाल का मैप है, ठीक है। बट हुआ क्या था कि पुर्तगालियों के आने से पहले ये जो अरेबिया आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, तो इंडिया का ये जो अरेबियन सी में जितना भी ट्रेड होता था उसके ऊपर इन अरेबिक लोगों का पूरे तरीके से डोमिनेंस हुआ करता था, ठीक है ना। तो अब जाहिर सी बात है, जब पोर्चुगीज़ एक नए खिलाड़ी आ जाएंगे तो अरेबियन जो है उनको तो भाई दिक्कत होनी स्वाभाविक है। तो आप ये पाओगे कि थ्रू आउट द हिस्ट्री यानी कि 15th सेंचुरी से लेकर और अगले 16वीं शताब्दी तक, लगभग 100 साल तक, तो हालांकि इस पूरे अरेबियन सी के ऊपर एक तरीके से एक छत्र राज करेंगे पोर्चुगीज़, बट जो कॉन्फ्लिक्ट है वो लगातार जारी रहेगा, ठीक है। अरेबियंस और
पोर्चुगीज़ के बीच में। और इसी दौरान पोर्चुगीज़ जो है बहुत सारी जगह अपने वो भी बनाएंगे, बेसिस भी बनाएंगे बच्चों, ठीक है ना, जिसमें बहुत सारे बेसिस हैं, जैसे एडन का यहाँ पे एक बेस बनाएंगे, और इंडिया में तो ये कालीकट और ये जो पूरा ये जो साउथ इंडिया है यहाँ पे बनाएंगे। इसके अलावा बहुत सारे बेसिस हैं कि यहाँ पे आपका ये जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका है यहाँ पे भी इन्होंने अपने काफ़ी सारे फोर्टिफिकेशन वगैरह जो भी हैं वो किए। और ये जो इजिप्ट के जो लोकल रूलर थे बच्चों यहाँ पे, उन्होंने भी काफ़ी कोशिश करी थी। अब आप आने वाली स्लाइड्स में पढ़ाऊँगा कि किस तरीके से इजिप्ट के राजा ने यहाँ गुजरात के राजा को हेल्प करने की कोशिश करी, और उन्होंने मिल के पहले युद्ध भी लड़ा, और पहले एक बार वो जीते भी, हालांकि बाद में पोर्चुगीज़ यानी पुर्तगाली जो थे उन्होंने उन्हें हरा दिया। बट इस तरीके से आप ये समझो कि एक कैट एंड माउस का एक खेल चल रहा है, और वो चल रहा है अरेबियंस में और अरेबिक यानी अरबी लोगों में और पुर्तगालियों में। और किस वजह से चल रहा है कि अपनी इस अरेबियन सी में डोमिनेंस स्थापित करने के लिए, जिससे कि वो इंडिया के साथ स्पाइसेस और सारी चीज़ों का ट्रेड कर सकें। ठीक है, सिंपल। अच्छा, आगे चलते हैं, फिर से उसी साइड पे चलते हैं। अच्छा, इसके अलावा कुछ और चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। 3 भाई आपको सिटीज़ के नाम बिल्कुल याद रखने हैं। केरल में हैं तीनों। एक तो है कालीकट, है ना, इसके अलावा कन्नूर नाम है, कन्नौर इसे इंग्लिश में लिख रखा है, कन्नूर बोलते हैं हिंदी में। और कोचिन तो आपको बताइए, इसका नाम आजकल कोची हो गया है ना। ये 3 सिटीज़ हैं। मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना, किसी भी एग्ज़ाम में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, कहीं भी पूछे जा सकते हैं, बेटर है आप इसे याद रखें, ठीक है। तीनों सिटीज़ का नाम याद रखना है ना। फिर धीरे धीरे करके फिर जैसे जैसे पोर्चुगीज़ अपना यहाँ पे वर्चस्व बढ़ाना चालू करेंगे बच्चों, वैसे वैसे क्या करेंगे, पोर्चुगीज़ यानी पुर्तगाली अपना जो वो है प्रभाव जो है वो उत्तर भारत की तरफ ले जाना चालू करेंगे, और धीरे धीरे करके ये अपनी कैपिटल सिटी बनाएंगे गोवा को, ठीक है ना। और एक आश्चर्य की बात मैं आपको बताऊं यहाँ, फन फैक्ट, कि पोर्चुगीज़ सबसे पहले थे इंडिया में जो आए, और सबसे लास्ट थे जब इंडिया को गए। 1961 में सबसे लास्ट में जिन्होंने इंडिया को छोड़ा यूरोपियन पावर ने, वो पोर्चुगीज़ ही थे। अच्छा, कौन सी वो स्टेट था जिसको पोर्चुगीज़ ने छोड़ा? प्लीज़ अपने कमेंट सेक्शन में प्लीज़ आप सबसे गुजारिश है कि कमेंट सेक्शन में आप प्लीज़ लिख के बताइए कि वो कौन सा स्टेट था। हालांकि थोड़ा मैं हिंट दे देता हूँ, इंडिया का सबसे छोटा स्टेट है जिसको पोर्चुगीज़ ने 1961 में छोड़ा था। अब देखते हैं कि आप कितने वेल अवेयर हैं चीज़ों के लिए। अगर कोई बात नहीं है, अगर नहीं भी आता तो स्टिल इट्स ओके, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर ज़रूर दूंगा आपको, ठीक है। तो अब आपको पता लग गया कि भाई किस तरीके से हो रहा है। पोर्चुगीज़ जो है, डिस्कवरी ऑफ न्यू सी रूट हुआ, उसकी वजह से पोर्चुगीज़ में वास्को डी गामा एक बंदा आता है, यहाँ से काफ़ी सारा व्यापार करता है, पैसे कमाता है, और एक नया रूट जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनको पता लग जाता है। इसके अलावा कालीकट, कोचिन और कैन्नौर, ये 3 चीज़ें भाई 3 जगह थे जहाँ पे पोर्चुगीज़ स्टेशन यानी पुर्तगालियों के स्टेशन बनते हैं। अच्छा, मेरे हिंदी मीडियम वाले दोस्तों के भाई मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मैंने साइड में ये आपके लिए हिंदी में डाल दिया है। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ इसे एक बार पढ़ लीजिएगा, वो इस वही सेम लगभग बात लिखी हुई है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अब बच्चों, इसके अलावा एक तो है कि आप पूरी रामायण पढ़ो, है ना। मुझे लगता है कि वो उतना ज़्यादा मतलब ठीक भी नहीं है कि आप इतना सारा कुछ पढ़ो। उससे ज़्यादा मुझे क्या लगता है कि आप उतना पढ़ो जो एग्ज़ाम में आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ज़बरदस्ती बहुत ज़्यादा पढ़ने का कोई मतलब है भी नहीं। तो मेरा उद्देश्य यहाँ पे रहेगा आपको सिर्फ वही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी जो पिछले काफ़ी अरसे से यूपीएससी या किसी स्टेट सर्विस कमीशन या एसएससी या किसी फर्दर एग्ज़ाम में पूछे गए, है ना। तो मैंने ये एक लिस्ट प्रिपेयर की है आपके लिए। मैंने पुर्तगाल के, यानी कि अब हुआ क्या कि जब वास्को डी गामा इंडिया से वापस गया और पुर्तगीज़ जो थे उन्हें पता लग गया कि भाई इंडिया में तो ट्रेड किया जा सकता है और वहाँ से काफ़ी सारा पैसा किया जा सकता है, पैसा कमाया जा सकता है, तो उन्होंने इंडिया में गवर्नर्स अपने अपॉइंट करने चालू करे, ठीक है। अब गवर्नर अपॉइंट करने चालू करेंगे तो इसी बीच क्या करेंगे, वो अपने बहुत सारे ऑफिशियल्स भेजे, इन्होंने काफ़ी सारे लड़ाइयाँ लड़ी, और इस सब्सिक्वेंटली लगभग 100 साल तक, आप ये देखोगे लगभग 100 साल तक, यानी कि 1607 में या 605 या 608 के दौरान जब हॉकिंस अपना यहाँ पे आएगा, जो ब्रिटिश था, उसके आने तक और इवन 1611 तक आप ये पाओगे कि एक तरीके से जो पूरा अरेबियन सी था उसके ऊपर पोर्चुगीज़ का ही राज था। खैर, अब एक एक करके इनके जो गवर्नर जनरल हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले जो गवर्नर जनरल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे उसका नाम था फ्रांसिस डी अल्मेडा, ठीक है ना। पहली बात नाम याद रखना है, फ्रांसिस डी अल्मेडा पहले गवर्नर जनरल, पहले एक तरीके से गवर्नर और गवर्नर जनरल, गवर्नर थे पोर्चुगीज़ के, ठीक है। सॉरी।
इनके बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि पॉलिसी ऑफ ब्लू वाटर, यानी ब्लू वाटर की जो पॉलिसी थी ये कौन लेके आए? फ्रांसिस डी अल्मेडा लेके। बच्चों इसमें क्या था, क्योंकि इससे पहले क्या होता है 1505 और 1509 505 और 509 के बीच में बहुत सारे युद्ध होते हैं अरेबियंस और पोर्चुगीज़ के बीच में, जिसको फाइनली पोर्तुगीज़ जीत लेते हैं, पुर्तगाली जीत लेते हैं। और जब वो जीत लेते हैं तो एक तरीके का एक टोल टैक्स लगा देते हैं, ठीक है ना, फितूरी और कार्टेज सिस्टम बोलते थे उसे, ठीक है। वो इसमें शायद लिखा हुआ नहीं है बट आप थोड़ा अच्छे से इस बात को याद कर लेना। और उस जो टोल सिस्टम था उसको पॉलिसी ऑफ ब्लू वाटर बोला गया कि ये लिखा हुआ है, सॉरी कार्टेज सिस्टम लिखा हुआ है, ठीक है ना, सिंपल। दूसरे इसके बाद ये 505 से 1505 से 1509 के बीच में रहेंगे। फिर इसके बाद अल्फांसो डी अल्बकर्की आ जाएंगे। अल्बकर्की 1509 से 1515 के बीच में रहेंगे। सेकंड पोर्चुगीज़ गवर्नर थे पोर्चुगीज़, और एक तरीके के जो रियल कंसोलिडेटर ऑफ पावर कहा जाता है, जिसने रियल में पोर्चुगीज़ की पावर को भारत में कंसोलिडेट किया, वो अल्फांसो डी अल्बकर्की थे, ठीक है। और इसके अलावा जो कैपिटल जो बनाई गई थी पोर्चुगीज़ की, गोवा, ठीक है ना, वो गोवा जो कैपिटल रहेगी, और मैंने बताया कि गोवा 1961 तक पोर्चुगीज़ के पास रहेगा। शिट, मैंने आपको आंसर दे दिया उस क्वेश्चन का, बट कोई बात नहीं है। तो अल्फोंसो डे अल्बकर्की जो थे उन्होंने गोवा को पोर्चुगीज़ कैपिटल बनाया, ठीक है। इनके बारे में ये बात रखनी। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट ये छोटे में लिखा हुआ है कि इन्होंने सती प्रथा को भी बैन किया, ठीक है। तो दो तीन चीज़ें याद रखनी है। पहला, ये सेकंड पोर्तुगीज़ गवर्नर थे। दूसरा, इन्होंने आपका गोवा को जो कैपिटल जो पोर्तुगीज़ की थी वो बनाया बच्चों। और इसके अलावा सती प्रैक्टिस जो थी उसे भी इन्होंने रोका, ठीक। तीसरे थे निनोडी कोना, याद रहे तो ठीक, नहीं तो स्टिल इट्स ओके। मेड गोवा पोर्चुगीज कैपिटल बाय रिप्लेसिंग, सॉरी इस इन्होंने नहीं, इन्होंने गोवा को जीता था, माय बैड, थोड़ा सा ये है चेंज। निनोडी कोना जो थे बच्चों, इन्होंने गोवा को कैपिटल बनाया। अल्फांसो डे अल्बकर्की जो थे उन्होंने गोवा को जीता था, ठीक है। थोड़ा सा मतलब चेंज है, आप ध्यान रखें। अच्छा, इसके अलावा लास्ट जो थे मार्टिन अल्फोंसो डी सूजा जो थे, इन्होंने फ्रांसिस जेवियर रीच इंडिया, ये मतलब इंडिया आए, और ऐसा कुछ विशेष इनका था नहीं। अच्छा बच्चों, यही तीन चार चीज़ें याद रखनी। पहला, पहले गवर्नर जो पोर्चुगीज़ थे, एक सेकंड मैं रब करके दोबारा आपको पढ़ाता हूँ। पहले गवर्नर पोर्चुगीज फ्रांसिस डी अल्मेडा, क्या याद रखना है? फर्स्ट पोर्चुगीज गवर्नर, पॉलिसी ऑफ ब्लू वाटर, फितोरई और कार्टेज सिस्टम लेके आए, जिसमें क्या एक तरीके का टोल टैक्स लिया जाता था, बहुत सारे युद्ध लड़े। दूसरे, अल्फोंसो डी अल्बकर्की, ये पोर्चुगीज के गवर्नर थे, सेकंड रियल कंसोलिडेटर बोले जाते हैं, गोवा को जीता, वो कैपिटल नहीं बनाया, माय बैड। इसके अलावा सती प्रथा को इन्होंने रोका, ठीक है। तीसरे होते हैं निनोडी कुन्हा, इनके बारे में याद रखना है, इन्होंने गोवा को पोर्चुगीज की कैपिटल बनाया कोचिन से हटा के। इसके अलावा इन्होंने बहादुर शाह वगैरह जो भी थे, इनको भी अपने क्या बोलते हैं, हरा दिया, ठीक है। और वो क्या बोलते हैं, इसको अपने अंदर मिला लिया। अच्छा, इसके अलावा मार्टिन अल्फोंसो डी सूजा, भाई ये एक तरीके के वो थे प्रीस्ट, ठीक है। इनके बारे में बस यही बात है। अच्छा, इसके अलावा अब आप ये 1500 का समय देख पा रहे हो तो आपको पता लगेगा कि भाई नॉर्थ इंडिया में किसका मुगल एम्पायर था, मुगल एम्पायर में कौन था? अकबर। अच्छा, इन्होंने बहुत कोशिश की। अच्छा, पोर्चुगीज़ का ये था कि पोर्चुगीज़ ट्राइड देयर लेवल बेस्ट कि कैसे भी करके अकबर को धर्म परिवर्तन कराया जाए। अच्छा, अगर जब आप पोर्चुगीज़ का डाउनफॉल पढ़ोगे तो डाउनफॉल में पोर्चुगीज़ के में आप काफ़ी सारी बातें पढ़ोगे, ठीक है ना, वो मैं भी आपको पढ़ाता हूँ, ठीक है। पहले ये आप देख लीजिए, एक बार ये याद कर लीजिए, एक बार रिवाइज कर लेना, सारे इंपॉर्टेंट हैं। ये मैंने हिंदी में अपने हिंदी मीडियम के भाइयों के लिए बना के लिख दिया भैया, एक बार आप पढ़ लें इसे, ठीक। अच्छा, जो मैं आपको बात बता रहा हूँ वो ये है। अच्छा, अब आप सुनो कहानी आगे की कि पोर्चुगीज़ का ऐसा क्या हुआ, जब पोर्चुगीज़ इतने अच्छे थे और इतना उनका अच्छा चल रहा था तो पोर्चुगीज़ फिर हारे क्यों, और क्यों पोर्चुगीज़ को फिर जाना पड़ा, ठीक है। देखो बच्चों, उसके पीछे ना बहुत सारे रीज़न थे। पोर्चुगीज़ जो थे ना, पोर्चुगीज़ ने क्या किया, एक तो सबसे पहली बात ये कि आप सोच के देखो कि पूरा फर्स्ट नंबर पॉइंट जो है कि पोर्चुगीज़ के बाद क्या था, पूरा जो सी था, या पूरा ओशन, नॉट सी, अरेबियन यानी इंडियन ओशन में जो अरेबियन सी जो ब्रांच है वो पूरी जो थी वो पोर्चुगीज़ के पास थी, है ना। 100 साल तक तो उनका कोई भी वहाँ पर ऐसा नहीं था जो कि उनको चैलेंज कर सके। अब उनको कोई चैलेंज नहीं कर पाएगा तो ऑब्वियसली भाई उनके पास एक अपर हैंड, यानी कि उनको भाई हमेशा सबके ऊपर वो रहेगा। वही वो टोल टैक्स ले रहे हैं, आप सोच के देखिए, वो अरेबियन जो कि कभी इंडिया में अपना पूरा डोमिनेंस हुआ करता था उन अरबी लोगों का व्यापार के ऊपर, उन बेचारों को यहाँ पे टैक्स देने के लिए पुर्तगालियों ने मजबूर कर दिया, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा पोर्चुगीज़ एडमिनिस्ट्रेशन यानी पुर्तगाली एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बच्चों ये भी था कि थोड़ा सेंट्रलाइज टाइप सिस्टम था, है ना, सब कुछ डिसाइड होगा पुर्तगाल में बैठे हुए। और ये काफ़ी हद तक लास्ट में आपको जब पता लगेगा कि जब इस पुर्तगाली एम्पायर का डाउनफॉल होगा तो उसमें भी काफ़ी हद तक ये रेस्पॉन्सिबल भी रहेगा
कि सब कुछ जो है वहाँ से डिसाइड होके आता था, यहाँ पे क्या डिसीजन मेकिंग उतने बेटर तरीके से हो नहीं पाती थी, जिसकी वजह से समस्या होती थी। इस बीच अकबर जो था उसकी बहुत ज़्यादा लिबरल पॉलिसीज़ कही जाती हैं। तो अकबर का ऐसा माना जाता है कि अकबर ने बहुत बार अपने कोर्ट में जो पोर्चुगीज़ जो थे उनको बुलाया, और पोर्चुगीज़ जो थे उन्होंने कोर्ट में जाकर अकबर को कई बार इस क्रिश्चियनिटी और इन सारी चीज़ों के बारे में अवगत कराया, और कोशिश ये करी कि कैसे भी करके अकबर को कन्वर्ट कर लिया जाए। हालांकि अकबर कन्वर्ट नहीं हुआ, वो एक अलग कहानी है, ठीक है। और जो पोर्चुगीज़ जो थे उनका जो प्रभाव था वो शायद मुग़ल और नॉर्थ इंडिया में उतना ज़्यादा फैल नहीं पाया। अच्छा, ये तो थी बात कि पोर्चुगीज़ ने क्या राज किया, क्या चला। अच्छा, अब बात करते हैं कि पोर्चुगीज़ जो थे बच्चों, ऐसा क्या हुआ कि डाउनफॉल हुआ पोर्चुगीज़ का, है ना। वो डाउनफॉल क्यों हुआ, वो गिरे क्यों, मतलब उनका इतना अच्छा राज था, सब कुछ था। तो देखो बच्चों, उसमें सबसे पहली बात, जैसे मैंने पहले बताया कि ओवर सेंट्रलाइजेशन सिस्टम था। दूसरा, ये पोर्चुगीज़ ना रिलीजियसली इंटॉलरेंट हो गए थे बच्चों। रिलीजियसली इंटॉलरेंट का मतलब होता है कि धार्मिक रूप से कट्टर। अच्छा, धार्मिक रूप से कट्टर का क्या मतलब होता है कि रिलीजियसली इंटॉलरेंट, इन्होंने क्या किया, पहले तो ये मुस्लिम्स के प्रति, यानी स्पेशली जो अरेबियन लोग थे, क्योंकि भाई उनका यहाँ पे काफ़ी सारा व्यापार था, तो उनके प्रति कट्टर थे। पर धीरे धीरे करके वो हिंदूज़ के प्रति भी धार्मिक रूप से कट्टर हो गए। इनकी ये धार्मिक कट्टरता थी। अब आप सोच के देखो कि भाई अगर धार्मिक कट्टरता बनी रहेगी तो कभी ऐसा होगा कि जो वो हैं इंडियंस जो हैं वो विरोध नहीं करेंगे, भाई इनका विरोध करेंगे। आप पाओगे कि एक बार सीज ऑफ हुगली होती है, हालांकि आप पढ़ो तो ठीक है, नहीं पढ़ो तब भी स्टिल इट्स ओके। हालांकि पढ़ा कब बोला नहीं गया है कभी, अगर पढ़ना चाहो तो आप पढ़ लेना, बट स्टिल इट्स ओके। तो सीज ऑफ हुगली के बारे में भी आप मेरी एक सलाह याद कर लेना, अगर कभी आपका बुरा दिन हो, यूपीएससी या किसी भी पब्लिक सर्विस कमीशन को पूछना हो, तो वो कभी इस तरीके से कोई क्वेश्चन पूछ ले तो आपको बताओ कि सीज ऑफ हुगली जो हुई थी वो पोर्चुगीज़ के टाइम पे हुई थी। पोर्चुगीज़ का इतना डोमिनेंस बढ़ गया, अब आप सोच के देखो तो हुगली तो ईस्टर्न इंडिया में है ना, और वहाँ तक उनका डोमिनेंस बढ़ गया, और उन्होंने वहाँ पे जाकर, मतलब अगर मैं ऐसे करके इंडिया बनाता हूँ, मैं इंडिया बनाता हूँ, अगर इंडिया इस तरीके से है, सॉरी मैं अच्छा मैप बना लेता हूँ, बट कोई ना, आज थोड़ा ऐसे ही है। हुगली लगभग यहाँ है ना, तो आप सोच के देखो कि यहाँ पे इनका डोमिनेंस था, धीरे धीरे करके यहाँ पे इनका डोमिनेंस हो जाएगा, फिर ये लास्ट में इनका डोमिनेंस बचो, ये यहाँ पे हुगली, यहाँ पे बंगाल में कोशिश करेंगे कैसे भी करके अपना डोमिनेंस जमाने की। हालांकि यहाँ पे इन्हें मुँह की खानी पड़ेगी और इन्हें भागना पड़ा था, बट स्टिल आप सोचो कि सीज ऑफ हुगली कोशिश करने की भी कोशिश करी गई थी पुर्तगालियों के द्वारा, ठीक है। फिर इसके अलावा थोड़ा पुर्तगालियों का बच्चा ये भी देखो कि ये जो पहले क्या था, ये जो ट्रेड रूट था ये सिर्फ पुर्तगालियों को पता था। अब धीरे धीरे करके ऑब्वियसली भाई हमेशा सीक्रेट तो रहेगा नहीं। दूसरा, उस वक्त तक यूरोप में कुछ कंट्रीज़ और भी थे, लाइक जैसे फ्रांस हो गया, इंग्लैंड हो गया, ठीक है ना, ये भी भाई बहुत ज़्यादा पावरफुल थे। और ये जब पावरफुल थे तो भाई इनको भी ये रास्ता पता लग गया, और जब इनको बात पता लग गया तो इनकी तो नेवी पुर्तगाल से भी बेटर थी। तो धीरे धीरे करके उन्होंने इस रास्ते पर जो पुर्तगाली चौकियाँ और वो सब थी उनको चैलेंज करना चालू कर दिया, और लास्ट में पुर्तगालियों को सब कुछ छोड़ना पड़ गया। भाई वो बहुत सिंपल था कि पुर्तगालियों को सब कुछ छोड़ के जाना ही पड़ेगा, ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा और भी बहुत सारे रीजन्स थे, जैसे कि जो क्या बोलते हैं पुर्तगाली जो राजा थे उन्होंने जो लोकल रूलर्स थे ना बच्चों, उनके साथ भी रिलेशंस अपने कभी क्या है अच्छे बनाए नहीं। हालांकि अच्छे रिलेशन बना सकते थे, बट इन्होंने कभी रिलेशन बनाए नहीं, और धीरे धीरे करके इनका जो डोमिनेंस है वो ख़त्म होता चला जाएगा। और इंग्लिश जो लोग थे बच्चों, स्पेशली इंग्लिश, उन्होंने धीरे धीरे करके इन जो पोर्चुगीज़ थे इनको रिप्लेस करना चालू कर दिया, और इस तरीके से पोर्चुगीज़ जो थे उनका डोमिनेंस पूरे तरीके से ख़त्म हो जाएगा। 1611 में जैसे ही जो पहला कॉन्फ्रेंट होगा पोर्चुगीज़ और यानी पुर्तगाली और अंग्रेज़ों के बीच में, और उसके बाद यहाँ हॉकिंस आया हुआ था, हॉकिंस वापस जाएगा और जहांगीर के कोर्ट में था। फिर उसके बाद से फिर अंग्रेज़ों का डोमिनेंस बढ़ता जाएगा और पुर्तगालियों का सूरज जो है वो अस्त होता चला जाएगा, ठीक है। तो अब आपको पूरी कहानी पता लगी कि कैसे वास्को डी गामा से भारत आए, पोर्चुगीज़ आए, और फिर उसके बाद धीरे धीरे करके कैसे पोर्चुगीज़ जो थे उनका भारत के अंदर राज चला, और क्या क्या सिटीज़ उन्होंने बसाए और वो चीज़ें। अच्छा बच्चों, ये मैप मैंने ना स्पेशली आप ही के लिए डाला है, मैं जूम इन कर देता हूँ आपको,
चक्कर है, मेरा उद्देश्य आपको कुछ चीज़ें बतानी है जो बिल्कुल याद रखनी है। देखो जिन पे पीपी लगा हुआ है ना, प्लीज़ वो एक बार आप देख लेना। आप याद रखना कि कम से कम आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, यूपीएससी, एसएससी या कोई भी अगर फर्दर स्टेट एग्ज़ाम होता है तो उसमें वो पूछ लेते हैं। जैसे दमन एंड दीव है, ठीक है ना, दमन एंड दीव पोर्चुगीज़ कॉलोनी थी। दमन ये रहा बच्चों, है ना, दमन दीव हो गया, गोवा हो गया, कैन्नौर हो गया, कालीकट हो गया, कोचिन हो गया, ठीक है। इसके अलावा ये डेनिश कॉलोनीज़ हैं, इंग्लिश कॉलोनीज़ वगैरह जो भी हैं, ये मैंने बता रखे हैं आपको, मतलब इन केस अगर आपको थोड़ा सा ठीक लगे उसके लिए, ठीक है। हालांकि बाद में तो पोर्चुगीज़ का बच्चों आप पाओगे कि पोर्चुगीज़ जो है वो दमन एंड दीव को छोड़कर ही नहीं जाएंगे। और 1961 में इंडियन गवर्नमेंट एक स्पेशल ऑपरेशन चलाएगी। अब ये तो भैया आपको प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना ही है कि उस ऑपरेशन का नाम क्या था जो स्पेशली ऑपरेशन चलाया गया था दमन दीव और गोवा के लिबरलाइजेशन के लिए। सॉरी, लिबरलाइजेशन बोल रहा हूँ, लिबरेशन के लिए, ठीक है, माय बैड। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। ये मैप अगर आप और भी देखना चाहो तो डेनिश और फ्रेंच कॉलोनीज़ वगैरह के लिए देख सकते हो। हालांकि इस मैप को मैं दोबारा आपको जब और भी पढ़ाऊंगा तब भी ये बताऊंगा, बट फिलहाल के लिए इतना ही है। तो इस पूरे टॉपिक में, इस पूरे एपिसोड में ये हमारा फर्स्ट वो था लेक्चर। इसमें हम लोग किसकी बात करेंगे? इसमें हम बात कर रहे हैं सिर्फ पोर्चुगीज़ का आना, उनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो मेजर जगह उन्होंने बसाई, ठीक है, और कैसे उनका डाउनफॉल हुआ, ठीक है। अच्छा, एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं उन सब का। मैं आपको क्विकली सारी चीज़ें जो है समराइज़ करा देता हूँ, ठीक है। अच्छा जी, एक बार पहले तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि किस तरीके से इंडिया जो था वो हमारा हमेशा से यूरोपियंस के साथ चलता था, कैलिको एक्ट वगैरह के बारे में, और बहुत सारी चीज़ें भाई मैंने आपको पढ़ाई। मैंने ये भी पढ़ाया कि किस तरीके से इंडिया के साथ जो भी मसालों का हमें वो करना पड़ता था, मतलब जो फॉरेनर्स थे वो मसालों का हमारे साथ व्यापार किया करते थे, तो उनको ये था कि भाई किसी भी तरीके से इंडिया के साथ रिलेशन बढ़ाने हैं और मसाले वसाले जिससे कि जो भी डायरेक्टली खरीद सकें। मैंने बताया कि अरेबियंस जो है वो 10 गुना तक उनसे पैसा लिया करते थे, ठीक। इसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया कि कैसे एक नए रूट की खोज होती है, एक ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिलियस, यानी कि एक टॉर्डेसिलियस की संधि साइन होती है, और उसके बाद किस तरीके से पोर्चुगीज़ ईस्ट यानी कि पूरब की तरफ जाते हैं, स्पेनिश पश्चिम की तरफ जाते हैं, और कैसे मई 1498 को एक पुर्तगाली जो फेमस है वास्को डी गामा वो भारत आएंगे। और इसके अलावा 3 जगह कालीकट, कैन्नौर और कोचिन, तो ये 3 जो मेजर से स्टेट वो हैं प्लेसेस हैं, वहाँ पे ये लोग अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाएंगे, ठीक है। फिर इसके बाद मैंने बताई जो मेजर गवर्नर्स थे आपके पोर्चुगीज़ के, फ्रांसिस डी अल्मेडा नाम याद रखना है, ठीक। फ्रांसिस डी अल्मेडा पहले गवर्नर थे। ब्लू वाटर पॉलिसी है, कार्टेज सिस्टम था। अल्फोंसो डे अल्बुकर्की के बारे में मैंने बताया कि भैया ये दूसरे पोर्चुगीज़ गवर्नर हैं और ये वास्तविक कंसोलिडेटर माने जाते हैं, मतलब ऐसा व्यक्ति जिसने वास्तव में पुर्तगाली रूल की भारत के अंदर स्थापना करी, ठीक है। गोवा को जीता, सती प्रथा को बैन किया। निनो टिकोना के बारे में याद रखना है कि भाई गोवा के पोर्चुगीज़ कैपिटल बनाया। बसीन और बहादुर शाह वगैरह जो भी था इनको भी इन्होंने मतलब हरा दिया और अपने में मिला लिया। इसके अलावा मार्टिन अल्फोंसो डी सूजा वगैरह जो भी थे, इनके बारे में याद रखना है कि भाई प्रीस्ट लोग थे जो लास्ट में आने लगे, ठीक। अच्छा, इसके अलावा मैंने आपको क्या पढ़ा, ये तो हिंदी में है। इसके अलावा मैंने आपको ये जगह भी बताई कि कहाँ कहाँ पोर्चुगीज़ कॉलोनियाँ हुआ करती थी। मैंने उनके डाउनफॉल के बारे में भी आपको बताया, ठीक है। तो एक ब्रीफ समरी आपको मिल गई पोर्चुगीज़ के बारे में। अच्छा, अब आपको क्या करना है, इस चैप्टर के बाद आपको कोई भी अपनी एक रेफरेंस बुक रेफ़र करनी है, चाहे वो राजीव अय्यर हो या कोई भी आपको बुक हो, जो भी आप पढ़ना चाहें, आप उस बुक को एक बार फिर, अब उसमें ये चैप्टर आप एक बार खुद से भी ज़रूर पढ़िएगा, है ना। अच्छा, जाते जाते कुछ एक क्वेश्चन जो मैं आपके लिए यहाँ पे लेके आया हूँ, अगर आप ये क्वेश्चन अगर चाहते हैं तो पहला क्वेश्चन चलो एक साथ में करते हैं। ये 2 क्वेश्चन मैं करके बताता हूँ आपको। पहला, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द रूलर ऑफ द कालीकट, यानी कालीकट का वो रूलर कौन था जब वास्को डी गामा 1498 में आया इंडिया, ठीक है। तो कौन था बच्चों? एक बार आप अपनी स्क्रीन को पॉज करो और इसे अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। आई होप आपने स्क्रीन पॉज करी होगी, अटेम्प्ट करने की कोशिश करी थी। तो बच्चों इसका आंसर है ज़ैमोरिन, ठीक है ना। ज़ैमोरिन हम सबको याद रहेगा। सिकंदर लोदी बच्चों आपको सबको पता है कि सिकंदर लोदी नहीं था, है ना। यूसुफ आदिल शाह, कृष्णदेव राय तो आपको पता है कि काफ़ी वक्त बाद जो हैं वो आएंगे। कृष्णदेव राय विजयनगर एम्पायर के थे, यूसुफ आदिल शाह ये आदिल शाही डायनेस्टी के थे, और लोदी तो हम सभी को पता ही है कि दिल्ली सल्तनत तो इस तरीके से था, ठीक है ना, याद रखना। अच्छा, आपको ना केवल ज़ैमोरिन बल्कि इनके बारे में भी थोड़ी थोड़ी नॉलेज रखनी है, वो क्या पता कब किसी दिन काम आ जाए। चलो कोई ना, अभी ये दूसरा क्वेश्चन और करते हैं, है ना। दूसरा क्वेश्चन है कि विच हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन फॉर द ब्लू वाटर पॉलिसी। बच्चों ब्लू वाटर पॉलिसी कौन लेके आया था? आई होप वही उसी तरीके से करते हैं। एक बार आप पॉज कीजिएगा और आप इसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए।
आई होप पॉज किया होगा, क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होगा, ठीक है। इसका आंसर है बच्चों फ्रांसिस डी एल्मेडा, ठीक है ना, मैंने बार बार आपको वहाँ पे पढ़ाया। तो दैट्स इट फॉर द टुडे गाइस। ये था इस चैप्टर आपको पोर्चुगीज़ के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए। आई होप ये चैप्टर आपको पसंद आया होगा, और धीरे धीरे करके हम थोड़ा इनरिच भी करना चालू करेंगे अपने जो भी कंटेंट है उसको, ठीक है। तो मेरी आपसे एक ही गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करें अगर आपको पसंद आता है तो। अगर आपको ऐसी और पढ़ाई संबंधी वीडियो चाहिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और अगर आपको अपने कोई और दोस्त मित्र वगैरह जो भी हैं जो कोचिंग एफर्ट नहीं कर सकते, उनके साथ शेयर भी करें। धीरे धीरे करके हम लोग अभी बहुत सारे प्लान्स हैं, लाइक जैसे टेस्ट सीरीज़ वगैरह भी डिस्कस किया करेंगे, ठीक है। और अगर आपको कोई और भी सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में प्लीज़ अपना कमेंट ड्रॉप कीजिए, ठीक है। और अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।